नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग संघीय संसद के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उसके साथ में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप देख लीजिएगा। उसमें से आपको बहुत ज़्यादा जो पढ़ने की आवश्यकता है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में कार्य डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे। अभी इस वीडियो के अंतर्गत हमने संघीय संसद के बारे में देखने वाले हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखो, भारत की संसद जो है ये राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा ये जानना इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो चलिए ठीक है, फिर भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि संघीय संसद का भाग है, ऑप्शन मतलब भाग नहीं है, या तो ऑप्शन दे देगा। वहाँ पे इस तरह से ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन राज्यसभा, तीसरा लोकसभा और चौथा दे देगा उपराष्ट्रपति। तो इनमें से चारों में से कौन सा संसद का भाग नहीं है? तो राष्ट्रपति भी संसद का भाग है, लोकसभा भी, राज्यसभा भी, बट उपराष्ट्रपति या इस तरह के जो भी अन्य ऑप्शन दे देंगे तो ये जो होगा संसद का भाग नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको तीनों ही पॉइंट अच्छे से, तीनों लोगों का नाम ध्यान रखना है। एक व्यक्ति है, बाकी दो लोग जो हैं, सॉरी दो जो चीज़ें हैं ये सभा हैं। जैसे राज्यसभा, राज्यसभा का क्या बोलते हैं अपन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर को चुना जाता है, जो अभी वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। और राष्ट्रपति जो होगा, ये तो आपको पता ही है कि राष्ट्रपति कौन होते हैं। तो तीनों को मिलाने के बाद ही संसद बनती है। हम लोग जनरली, आप लोग या तो कोई भी इस तरह से जनरली ये भूल हो जाती है कि राज्यसभा और लोकसभा को ही हम संसद समझते हैं, या तो सीधा सीधा हम लोकसभा को ही संसद समझ लेते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाने के बाद ही भारत की संसद का निर्माण होता है। संसद की ये तीनों ही पार्ट हैं। समझ में आया क्या? तो इन तीनों का आपको नाम ध्यान रखना है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये जो सब चीज़ें लिखी गई हैं आर्टिकल 79 के अंतर्गत, ये भी बेसिक आपको पता होना। क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि संसद के भाग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों ही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और अस्थाई सदन बोला जाता है। स्थाई मतलब परमानेंट, परमानेंट सदन। ठीक है, और लोकसभा जो है उसको निम्न सदन बोला जाता है, और निम्न सदन के साथ साथ इसको टेम्परेरी सदन भी बोला जाता है। टेम्परेरी मतलब अस्थाई सदन। समझ पा रहे हैं? तो इन दोनों से ही क्वेश्चन जनरेट होते हैं, हालांकि नाम से ही क्वेश्चन जनरेट होते हैं कि किस सदन को उच्च सदन बोला जाता है, या फिर परमानेंट सदन यानी कि अस्थाई सदन किसे बोला जाता है। तो राज्यसभा को अस्थाई सदन बोला जाता है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये हमेशा ही बनी रहती है। परंतु लोकसभा को वहीं पे विघटित किया जा सकता है। जब मंत्रिमंडल त्याग देता है, यानी प्रधानमंत्री जब त्याग देता है या पद को छोड़ता है, तो लोकसभा को विघटित हो जाती है। परंतु हमारी जो राज्यसभा है कभी भी विघटित नहीं होती है। इसके एक एक तिहाई सदस्य जो होते हैं, ये एक के बाद हर साल चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं अलग अलग। तो इस कारण से यहाँ पे हमेशा लोग बने रहते हैं, मतलब जो भी संसद के सदस्य हैं, सदन के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य हैं, वो लोग रोटेट होते रहते हैं, 1/3 के भाग में हटते रहते हैं और नए जुड़ते रहते हैं। इसके कारण से ये परमानेंट है। इसको हम लोग डिटेल से काफ़ी अच्छे से बात करेंगे, तो ये आपको याद हो जाएगा। याद करने की टेंशन आपको बिल्कुल भी वीडियो के अंतर्गत नहीं लेनी है। आपको बस ध्यान से चीज़ों को सुनते चलना है, ठीक है? कि देखिए, मैंने लूसेंट बताया है कि लूसेंट को एक बार में याद करना मतलब इम्पॉसिबल टाइप से ही है, बट चूंकि आप सुनते रहेंगे तो याद होते रहेगा। कुछ नहीं होगा तो कुछ तो याद होगा ही। पूरा एक ही दिन में नहीं याद होगा, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आपके दिमाग में घुस जाएंगे। तो इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस आपको सुनते रहना है रिलैक्स माइंड होके। टेंशन लेके याद करने की कोशिश नहीं करनी है। जो मैं याद करना होगा मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा संरचना की ये जो डिटेल लिखी है, ये अनुच्छेद 80 में लिखी गई है। यानी कि राज्यसभा में टोटल अभी वर्तमान में कितनी संख्याएं हो सकती हैं? 250। अभी हालांकि जो हमारा लोकसभा यानी कि जो संसद हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, अभी उसमें सीटों की संख्या बढ़ा के मतलब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बढ़ाई गई है। बट अभी जो है संवैधानिक रूप से बढ़ाई नहीं गई है, लेकिन जैसे कि जनसंख्या इंडिया की बढ़ रही है, तो आने वाले कुछ समय में ये जो राज्यसभा और लोकसभा की सीटें ही बढ़ाए जाना संभावित है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि राज्यसभा के अंतर्गत कितनी संख्या है,
250 अधिक से अधिक हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में कितनी है तो 245। देखिए हम पढ़ते हैं अपन। वर्तमान समय में यह संख्या यानी राज्यसभा की सीटों की संख्या 245 है। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ध्यान रखिए, ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि राज्यसभा के अंतर्गत टोटल कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा के अंतर्गत। लोकसभा के अंतर्गत से ये प्रावधान हटा दिया गया है। पहले 2 लोगों को लोकसभा के अंतर्गत राष्ट्रपति जी नियुक्त करते थे, एंग्लो एंड समुदाय के, तो उन लोगों को आंग्ल भारतीय जो बोलते हैं अपन, उन लोगों को हटा दिया गया है अभी वर्तमान में, ठीक है ना। लेकिन राज्यसभा के अंतर्गत अभी भी कंटिन्यू है। इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। ये जो 12 लोग होते हैं, इनके इनके अंतर्गत कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि कला यानी कि आर्किटेक्चर, आर्ट, सॉरी इसको आर्किटेक्चर आर्ट बोलेंगे अपन। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में कोई विशेष ज्ञान या अनुभव हो, कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो इन लोगों को जो है राष्ट्रपति द्वारा वहाँ पे क्या बोलते हैं, राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। शेष 233 सदस्य यानी कि जो बाकी के 233 सदस्य बचे होते हैं, इनको संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि अलग अलग राज्यों से आते हैं ये जो बाकी के 233 हैं। बाकी ये 12 जो हैं, इनको जो है राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। समझ में आई कि आपको इतनी बात? आपको यहाँ पे क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, इतने जितना हमने अभी तक पढ़ लिया। इसके अंतर्गत ध्यान रखना है कि संसद के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और राज्यसभा के अंतर्गत टोटल 250 संख्या हो सकती हैं, 250 सीटें हो सकती हैं मैक्सिमम, बट वर्तमान में अभी 245 ही सीटें हैं, जिसके अंतर्गत 12 जो है सीटें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और बाकी 233 के लिए अलग अलग राज्यों के अंतर्गत चुनाव होके ये लोग आते हैं। समझ में आएगा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष। यानी कि अगर आपको राज्यसभा के अंतर्गत बैठना है, संसद सदन के अंतर्गत, तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने की कोशिश करना है। देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये तो याद हो चुका होगा। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है, यह 6 साल का होता है। बाकी लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यहाँ पे आपको इसको ध्यान कैसे रखेंगे कि 6 वर्ष का होता है? इसको इस तरह से ध्यान रखेंगे कि जो इसके 1/3 सदस्य हैं, प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष, हाँ सर मैंने कुछ समय पहले प्रति वर्ष बोला था, वो गलत था। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रति 2 वर्ष, यानी कि 2 साल में 1/3 लोग आपके हट जाएंगे, तो नए 1/3 आ जाएंगे। तो फिर बाकी के जो 1/3 बचे रहेंगे, वो अगले साल हट जाएंगे, मतलब अगले 2 सालों में। और फिर जो बाकी के 1/3 बचे रहेंगे, वो अगले 2 वर्षों में। तो 2 2 2 मिला के, मतलब 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष मिला के 6 वर्ष में आपके टोटल एक एक तिहाई करते हुए टोटल जो होगा 100% व्यक्ति हट जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? जैसे एक 1/3 बराबर होता है आपका 33 से 1/3 या 33.33%, इस तरह से समझिए। तो अगले वर्ष 66%, फिर 99.99, तो सभी व्यक्तियों को हटा दिया जाता है 6 वर्ष के अंतराल में। 2 वर्ष के अंतराल में 1/3 व्यक्ति हटते रहते हैं, यानी प्रतिस्थापित होते रहते हैं। इस तरह से समझेंगे, जैसे कि 1/3 व्यक्ति पुराने वाले हटे तो नए वाले 1/3 जुड़ जाएंगे उसमें। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा के सदस्य, सॉरी, जो सदस्यों का कार्यकाल होता है, ये टोटल 6 वर्ष का होता है, और प्रति 2 वर्ष के अंतराल में 1/3 व्यक्ति प्रतिस्थापित होते रहते हैं, यानी कि हट जाते हैं और नए जुड़ जाते हैं। ये जो व्यवस्था है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 83(1) के अंतर्गत। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, देखिए यहाँ पे हम लोगों को जो मुख्यतः जो कुछ राज्य हैं, उनकी सदस्यों की संख्या हमको याद करनी है। जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 31। ये जो है 31, 31 सबसे ज़्यादा है किसी राज्य की, मतलब किसी राज्य में, मतलब अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि राज्यसभा के अंतर्गत सबसे अधिक सदस्यों की संख्या कौन से राज्य की है, तो ये उत्तर प्रदेश है। और लोकसभा के अंतर्गत सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कौन से राज्य करता है, तो ये उत्तर प्रदेश ही करता है। तो आपको उत्तर प्रदेश के
अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। परंतु यहाँ पे ये पॉइंट और भी ध्यान रखनी है कि इनके आपको सदस्यों की संख्या भी याद करनी है, कि सदस्यों की संख्या भी पूछा जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश की जो है ये टोटल 31 है। और बाकी यहाँ पे आप अपने राज्य के जिस राज्य के हैं वहाँ के इसको याद रखेंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश की है 11, गुजरात की है 11, उड़ीसा की है 10, बिहार की है 16 ने। इस तरह से यहाँ पे इनको आप अपने राज्य के हिसाब से एक अपना याद होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश का ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो है सदस्य संख्या राज्यसभा के अंतर्गत 31 है। ठीक है, अब देखिए बाकी इधर की आप देख ही सकते हैं, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इन सबके एक एक प्रतिनिधि आते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति के बारे में हम लोग। ये जो है इनका प्रावधान कि उपसभापति होगा, राज्यसभा का सभापति होगा, इसके बारे में जो डिटेल लिखी हुई है आर्टिकल 89 के अंदर। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि जो हमारे उपराष्ट्रपति जी होंगे वो बाय डिफॉल्ट ही राष्ट्रपति, ये क्या बोलते हैं अपन, राज्यसभा के सभापति होंगे। फिर से बोल दे रहा हूँ, शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। जो हमारे उपराष्ट्रपति जी रहेंगे उन्हीं को ही, यानी कि वो स्वतः राज्यसभा के सभापति होंगे। सभापति मतलब वहाँ के स्पीकर होंगे, राज्यसभा के अंतर्गत मेन हेड वाली कुर्सी पर बैठेंगे वो, वहाँ पे अपनी डिसीजन वगैरह जो भी लेना है लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति यानी कि अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। आगे देखिए, राज्यसभा यथाशीघ्र यानी जल्द से जल्द अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी, और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना सभापति चुनेगी। यानी कि अगर उपराष्ट्रपति जी नहीं हैं तो किसी और को उपसभापति चुन सकती है। सभापति तो उपराष्ट्रपति ही रहेगा, लेकिन उपसभापति अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष ऐसा समझ सकते हैं, तो उनको जो है उपाध्यक्ष को जो है राज्यसभा खुद चुनेगी, लेकिन जो राष्ट्रपति सॉरी क्या बोलते हैं उपराष्ट्रपति जो रहेंगे वो लोकसभा के स्पीकर होंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसीलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, काफ़ी समय है, और हड़बड़ा के अगर पढ़ेंगे अपन तो चीज़ें स्किप होंगी और क्वेश्चन एग्जाम में वही आते हैं जो आप छोड़ के जाएंगे। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है सबसे पहले तो, और आपको आराम से पढ़ना है ताकि चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से याद हो पाएँ। ठीक है, आप जब कोचिंग वगैरह कहीं पे भी ज्वाइन करते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादातर इसलिए याद रहती हैं क्योंकि आप धीरे धीरे पढ़ रहे होते हैं। आप एक ही दिन में ख़त्म करने का मत सोचिए, आप ये सोचिए कि जो पढ़ाया जा रहा है आपको उसको धीरे धीरे याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए उपसभापति धीरे धीरे करके ही सब चीज़ें दिमाग में स्टोर होती हैं, एक ही दिन में करेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए शेयर कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट डिस्ट्रैक्शन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। उप सभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये जो प्रावधान है ये सब आर्टिकल 90 के अंतर्गत लिखे गए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब उप सभापति को कैसे हटाया जाएगा, तो यही सब है, देखते हैं। उप सभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो अपना पद रिक्त कर देगा। उपसभापति जो रहेंगे जिनको चुन के राज्यसभा में बैठाए वहाँ पे सभापति के बाद बैठाया जाएगा राज्यसभा के अंतर्गत, तो वो अगर राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं यानी कि लोकसभा के सदस्य हैं तो उनको बाद में राज्यसभा का सदस्यता लेनी पड़ेगी, और नहीं ले पाते हैं तो उनको पद से हटा दिया जाए। सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अंतिम त्यागपत्र देगा, यानी कि जो उपसभापति होगा यह त्यागपत्र अपना किसको देगा? उपराष्ट्रपति जी को देगा, क्योंकि सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति ही होते हैं। समझ पा रहे हैं क्या आप? चलिए, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त लिखा है सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जो अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। यानी इस पे भी सेम टू सेम वही नियम लागू होता है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति लागू होता है, यानी कि 14 दिन पहले सूचना देनी होगी किसको? उपसभापति को, हम आपको पद से हटाना चाहते हैं। और बहुमत से अगर वो बिल पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो वहाँ पे उपसभापति को भी पद से हटाया जा सकता है। ये पॉइंट है, हालांकि इनसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं, तो आपको बस रिलैक्स होकर सुनते रहना। देखिए, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, यानी कि जब बात चल रही हो संसद में, तो
यह पीठासीन नहीं होगा। यानी कि जब सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति या फिर उपसभापति, जो राज्यसभा के उपसभापति होंगे, उनको अगर हटाने के बारे में डिस्कशन हो रहा होगा, तो वहाँ पे जो होंगे राज्यसभा के अंतर्गत, उनको मुख्य जो उनकी कुर्सी रहेगी वहाँ पे वो लोग नहीं बैठेंगे। उनके बारे में डिस्कशन जब किया जाएगा कि उनको हटाने के, ये पॉइंट है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति, भाई अब जब वही बैठे रहेंगे तो उनको हटाने की कैसे बात कर सकते हैं? नहीं समझ रहे? तो वो डिसीजन पे मना कर देंगे फिर कि नहीं होना है ऐसा। इसलिए ये नियम है कि उनको जो है राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति होंगे, उन वो जो पीठासीन वहाँ पे अपने कुर्सी पे नहीं होंगे, तभी ये सब बात की जाए, हटाने के संबंधित प्रावधान पास। तो मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। मंत्रिपरिषद किस सभा के प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के अंतर्गत, क्योंकि लोकसभा के अंतर्गत ही मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री और जितने भी अपने कैबिनेट मंत्री हैं वो सब बैठते हैं लोकसभा के अंतर्गत ही। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पे इस पॉइंट को लिखा है लुसेंट के अंतर्गत इसलिए गया है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है। नेक्स्ट ध्यान देखें, अनुच्छेद 249 यानी 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष में अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं होता है। लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद 249 के अनुसार यह लिखा गया है कि यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित करके यह घोषणा कर देती है कि कोई भी जो चीज़ है वो राष्ट्रीय महत्व की चीज़ है, तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है, जो कि 1 साल के लिए वैलिड होगा। लेकिन उस जो 1 साल के लिए प्रस्ताव वैलिड हो गया है, उसको अगर संसद चाहे तो बार बार एक एक साल एक्सटेंड करके बढ़ाती चली जा सकती है। समझ में आया क्या? कोई भी राष्ट्रीय महत्व की चीज़ पर कानून बना सकती है कौन? हमारी संसद। ठीक है ना? 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए जो भी प्रस्ताव है। तो उसको जो है अस्थायी रूप से 1 साल के लिए बनाया जाएगा, लेकिन उसको एक्सटेंड करते जा सकते हैं। ये पॉइंट केवल राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है। समझ में आया? आर्टिकल 312 यानी कि 312 के अंतर्गत ये लिखा गया है, राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार। आगे देखिए, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, यह निर्णय कौन लेता है? क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये जो निर्णय लेता है ये लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, क्योंकि धन विधेयक जो है लोकसभा के अंतर्गत ही पेश किया जाता है। समझ में आया क्या? आपको ध्यान रखना है कि धन विधेयक जो होगा ये लोकसभा के अंतर्गत पेश किया जाता है, ना कि राज्यसभा के अंतर्गत। और राज्य लोकसभा के अंतर्गत पेश किए जाने के बाद से उसको फिर राज्यसभा के अंतर्गत भेजा जाता है पारित करने के लिए, यानी कि वहाँ पे जो उनकी वोटिंग के थ्रू उसको पास करने के लिए। बट अगर यहाँ पे पास नहीं हो पाता है राज्यसभा के अंतर्गत, तो लोकसभा में पुनः वो वापस सेंड कर दिया जाता है और लोकसभा में उसको पारित मान लिया जाता है कि हाँ पारित है ये, भले ही यहाँ पे पारित न किया गया हो। समझ में आया क्या? यही बात लिखा गया है। एक बार मैं पढ़ के सुना, देखिए, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, यानी पुनः राज्यसभा के अंतर्गत, जैसे कि अगर लोकसभा से राज्यसभा में गया, राज्यसभा से फिर लोकसभा में आया, तो लोकसभा इसमें सुधार करके फिर से राज्यसभा के पास नहीं भेजेगी। वो यहाँ पे अपने लोकसभा के अंतर्गत अगर राज्यसभा से वापस आ गया है तो उसमें जो भी एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो करेंगे, बाकी उसको पारित मान लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है। राज्यपाल को सिर्फ सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। लोकसभा उस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक पास नहीं होता है तो पारित समझा जाता है। यानी कि 14 दिन आप राज्यसभा के अंतर्गत भेज देते हैं इस विधेयक को कि आप देख लीजिए इसको। अगर 14 दिन के अंतर्गत उस पर कोई निर्णय आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा के लोग पारित मान लेते हैं उस प्रावधान को या विधेयक को।
तो राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है, बस वो आपको सजेशन दे सकती है। समझ में आया क्या? तो बस ये पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक के संबंध में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है, कौन सी? हमारी राज्यसभा। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये आर्टिकल 109 ए के अंतर्गत। आगे देखते हैं हम। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है, यानी कि कम से कम 6 महीने का अंतराल के अंतर्गत, 6 महीने के अंतर्गत कम से कम एक बैठक होनी आवश्यक है, किसकी? राज्यसभा के अंतर्गत। और राज्यसभा की बैठक बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना? तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझा सकूँ कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। पॉइंट यही है, लूसेंट से ही 80% क्वेश्चन, अगर आपके एसएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की एग्जाम दे रहे हैं तो लूसेंट से 80% आपके क्वेश्चन आते हैं। और अगर 80% क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में सही होते हैं तो आप 100% एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको मेन फोकस होना है चीज़ों को याद कर पाने पे, और मैं कैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होंगे, उन पे ध्यान देने की। देखिए, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है, आहूत करता है, यानी कि मतलब बुलाता है। तो राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। 1 साल में कितनी बार बुलाता है? तो 2 बार बुलाता है। और मतलब कम से कम एक आहूत, आपका मतलब कम से कम एक अधिवेशन कितने महीने के अंतर्गत हो जाना चाहिए, इस तरह से पूछा जाता है। तो आपके कम से कम 6 महीने के अंतर्गत हो जाना, तभी 6 महीने के अंदर एक होगा, तभी दूसरा वाला 6 महीने के अंदर, तब तो जाके हो पाएगा 1 साल के अंतर्गत 2 अधिवेशन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है रिलेट करके। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर हो जाएगा तो 1 साल में आप खुद समझ सकते हैं 2 बैठक नहीं हो पाएंगी। इसलिए कम से कम 6 महीने का अंतर, मतलब 6 महीने से अधिक ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 के अंतर्गत किया गया था। इसकी पहली बैठक जो है 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसके गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। बस इतना ही। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब यहाँ के जो लोग होते हैं राष्ट्र, जैसे अलग अलग स्टेट के अलग अलग व्यक्ति, यहाँ पे मैंने बताया था कुछ समय पहले, ये वाले जो उत्तर प्रदेश के 31 हैं, महाराष्ट्र के 19 हैं, तमिलनाडु के 18 हैं। तो ये जो हैं अलग अलग संख्या में राज्यसभा के सदस्य, ये अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं। इन क्षेत्रों में ऐसे ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इन यहाँ के लोग राज्यसभा के अंतर्गत नहीं बैठते हैं। ये क्षेत्र हैं अंडमान निकोबार, चंडीद्वीप, सॉरी चंडीगढ़, और दादर और नागर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ के प्रतिनिधि जो है भाग नहीं लेते हैं राज्यसभा के अंतर्गत में, यानी प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। लोकसभा के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, लोकसभा के अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसके हम लोग कवर करेंगे कि काफ़ी क्या होता है कि अगर एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे अपन तो कन्फ्यूजन होने क्रिएट हो जाता है। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे। देखिए, लोकसभा में भी काफ़ी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर प्रधानमंत्री मृत्यु पर बारे में भी कुछ डिटेल से लिखी हुई हैं, और बाकी लोकसभा किस तरह से अधिवेशन करती है, क्या क्या चीज़ें पारित करती है, किस तरह से पारित करती है, ये सब बातें हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो इस तरह की लूसेंट वाली जो वीडियो है उसको आप पूरी तरह से अच्छे से देख पाएँ। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आपके दोस्त लूसेंट पढ़ रहे हैं और उनको याद करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप उनको भी इस वीडियो को शेयर करिए। ओके, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत दोस्तों। तब तक के लिए इस तरह से हँसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मस्त से पढ़ाई करते रहिए, कोई टेंशन नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।